चलिए, पुनः स्वागत है आप लोगों का। तो प्रश्न था, गौतम बुद्ध ने किस शासक के राजकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? किसी को याद है? चर्चा इस पर हो चुकी है। गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, उसमें शासक कौन था, बता दीजिए। कुशीनगर में। शासक कौन था वहां पे? शासक वहां उसमें मल्ल गणराज था। मल्ल। मल्ल गणराज था, और शासक का नाम तो मुझे भी नहीं याद है। और इस घटना को बताओ, कहते क्या है? गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? क्या? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। किसने कहा था कि ये किस साहित्यकार की प्रसिद्धि कहानी है? ये किसकी लाइन है ये? तो इसका जवाब है, देख लीजिए आप लोग, शायद ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आपके एक सीरियल आता था टीवी पे, चंद्रकांता करके। तो उसको, चूंकि चंद्रकांता बताओ किसने लिखा है? चंद्रकांता किसने लिखा है? नहीं, ये बताए, चंद्रकांता लिखने वाले कौन है? भूतनाथ चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, इन सर के लेखक कौन है? कोई बताए। तिलस्मी उपन्यास की शुरुआत यहीं से होती है। हाँ बताएं अभी सर, आई। बताएं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इसको खोजिएगा आप लोग भी कुछ खोज मेहनत करिए। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव जो होता है, वर्षा की बूंदों को गोला करता है। चलिए, आर्थिक नियोजन किस सूची में है? आर्थिक नियोजन संघ से। समवर्ती असमवर्ती सूची सूची। में। आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची में शिक्षा आपका है, वन व्यवस्था है, और आर्थिक नियोजन है। ये कुछ चीजें आपके जो है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों काम करती हैं, उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगला है, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कोई बता दे। तो ये अयस्क है कैडमियम का। इस बार चर्चा मैंने किया था। बताओ किस काम में कैडमियम किस काम में आता है? परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी में चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल छड़ के रूप में होता है। और ये सोख लेता है आपके परमाणु में। तीन परमाणु के तीन जो अंग होते हैं, इसे क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें इलेक्ट्रॉन को सोखता है ये, और उसके चेन रिएक्शन को नियंत्रित करता है। तो ठंडा करने में कौन सा किसका इस्तेमाल होता है परमाणु भट्टी में, ठंडा करने के लिए परमाणु भट्टी को? D2O, मैंने बताया कई बार चर्चा इस पर। D2O का इस्तेमाल होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। D2O डाइटोरियम ऑक्साइड। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? पवज्जा एक संस्कार इसमें है, पवज्जा। और क्या है? एक और संस्कार है, देख लीजिए इसका, उपसंपदा और पवज्जा। उपसंपदा या पवज्जा जो है, बौद्ध संघ में प्रवेश को कहा जाता है। लेकिन दो टाइम में होता है। एक तो शिक्षा लेने के लिए शायद है, एक बाद में जो है, जब कोई शिक्षा लेकर बड़ा हो जाता है, जब पूरी तरह संघ में शामिल होना चाहता है, तब उसका इस्तेमाल होता है। तो दो चीजें, दो संस्कार यहाँ पे, उपसंपदा है और पवज्जा है। पवज्जा शायद छोटे के लिए है, जो 4 साल 5 साल में शिक्षा लेने के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश करता है। और उपसंपदा 4 उनके लिए साल है। 4 महीने 4 दिन। 4 महीने 4 दिन तो मुसलमानों का है, बिस्मिल्लाह खानी। यहाँ पर प्रथम चार प्रथम श्लोक
जहाँ पर अल्लाह अकबर करवाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अच्छा, मुसलमानों का है। 4 साल, चार 4 चार महीने महीना 4। 4 महीना 4 साल 4 महीना 4 दिन, ये मुसलमानों का है वो, बिस्मिल्लाह खानी। और हिंदुओं का जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार, और मुसलमान आपके बौद्धों का जो पवज्जा है, तो तीनों 3 तरह के हैं। और हिंदुओं का कोई डेट कंफर्म नहीं है। 3 इसे 52 क्या नाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इसमें शूद्रों के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं थी उपनयन संस्कार की। वैश्यों की एंट्री 12 साल पे होती थी, क्षत्रियों की एंट्री 8 साल पे होती थी, ब्राह्मणों की एंट्री 4 साल पे होती थी। मतलब 3 धर्म के लोग जो है, नहीं नहीं, हिंदू धर्म में ऊंच नीच जो फैला हुआ, आज भी फैला हुआ है, वो सब कहीं न कहीं से यहाँ दिखाई पड़ता है। मतलब ब्राह्मणों की विद्यारंभ संस्कार जो है 4 महीने 4 साल पे होता था, क्षत्रियों का 8 साल पे होता था, और वैश्यों का 12 साल पे। और शूद्रों के लिए कोई संस्कार की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। इसका मतलब ये हो गया शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलती थी। और बाकी लोग जो शिक्षा पाते भी थे, ब्राह्मणों से कमजोर रहना। ये भाई, जो बच्चा 4 साल में परिवार विद्यालय में जाएगा, और जो 8 साल में जाएगा, जो 12 साल में जाएगा, उसकी बराबरी कर पाएगा कभी? वो नहीं कर पाएगा। ये चीजें थी वहां पे। तो चलिए आगे आते हम लोग हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित हुई थी? कविता, भारत की आत्मा कहा जाता है इनको, है। तो बताइए कविता कौन सी थी इनकी? मुझे तोड़ लेना बनमाली, याद है किसी को? उस पथ पर तुम बेना थे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जाए जहाँ जहाँ पे जाते वीर, हैं जाए जहाँ पे वीरन, पुष्प की अभिलाषा से ये लिया गया है। वीरों का कैसा हो बसंत, किसने लिखा है? सुभद्रा को। सुभद्रा कुमारी चौहान। अभी एक गाना लता मंगेशकर ने गाया, बड़ा फेमस हुआ, परीक्षा में कई बार गाना आया हुआ है। किसने लिखा है इसको? गाने का नाम बोल है, ऐ मेरे वतन के लोगों लहरा लो तिरंगा प्यारा। किसने लिखा है इसको? है कोई बताए इसको लिखने वाले कौन है? ये परीक्षा में प्रश्न आया था 2008 में, मैं कोई परीक्षा देने गया था, उस समय आया हुआ था ये। हाँ, ये था। पेपर बता रहा हूँ मैं, कौन सा पेपर था ये। क्या हाँ, ये मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है, कवि कौन इसके हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ, जान याद रखिए इसको। कवि प्रदीप नाम उनका है, प्रदीप। कवि प्रदीप ने इसको लिखा हुआ है। तो तीनों रचनाएं परीक्षा में बार बार आई हुई हैं, इसको दिमाग में रखिए। समान ज्ञान का प्रश्न है ये मेरे वतन के लोगों, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। और आपका क्या नाम है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, पुष्प की अभिलाषा लिखने वाले कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल। ओबरा किसके लिए जाना जाता है? जो आपकी बिजली आती है ओबरा से ही आती है, तो बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? विद्युत, ताप विद्युत। आप विद्युत गृह के लिए प्रसिद्ध, ओबरा। ओबरा एक ताप विद्युत गृह से हमारे यहाँ टांडा में है, ताप विद्युत गृह एनटीपीसी, वैसे ओबरा भी फेमस है, और बड़ी मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है विद्युत का। अगला है आपका, किस समृद्ध बीजी कुल में संतरा संबंध है? संतरा को झूठा फल कहा जाता है। झूठा फल, वास्तव में फल नहीं होता है संतरा, वास्तव में वास्तविक फल संतरा नहीं है। बताइए ये वृद्ध बीजी कौन सा कुल है इसका? रुटेसी। उटेसी करके यहाँ पे है। लेकिन एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, झूठा फल को लेकर। झूठा फल किसे कहते हैं? तो फल का मतलब होता है, फल का मतलब होता है जो पुष्प के बाद, जो पुष्प के उससे फल बनता है, उसको फल बोलते हैं। लेकिन ये जो है कि पुष्प बाद में लगता है, फल पहले होता है इसका है। तो पुष्प से फल नहीं निकलता है वास्तव में। पुष्प के पहले वाला भाग, इसको में शब्दावली में नहीं पता है कैसे कैसे होता है। जैसे आपका अनार हुआ, अनार को भी झूठा फल बोलते हैं। अनार भी जो है कि पुष्प कौन आ गया? हेलो, हेलो। हाँ नमस्ते सर, क्लास चल रही सर, बाद में बुक करेंगे अभी आपसे 1 घंटा बाद में।
ठीक सर। तो ये रुटेसी है। अगला प्रश्न आपका है, किस शेयर के धारक की कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? किस शेयर के धारक की कंपनी? तो कितना, चलिए इसका जवाब देख लीजिए। तो स्टवी शेयर के धारक हैं ये। अब इसका अलग तरह का प्रश्न है, आपके इकोनॉमिक का प्रश्न है ये। अगले पे आ जाइए। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? फरीद को शेरशाह सूरी। तो जवाब इसका है बहार खां लोहानी। इसने एक बार ये लोग जो है कि जंगल में शिकार पे गए हुए थे, एक शेर हमला कर देता है और फरीद ने अपने तलवार से उस शेर को मार डाला। इसी बाद यहाँ बहार खां लोहानी ने इसे जो है शेर खां की उपाधि धारण की। शेर खां की उपाधि से देता है फरीद को और बाद में शेरशाह सूरी के नाम से फेमस होता है। आप जानते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड और जमीनी बंदोबस्त के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था इसने, लेकिन 5 साल 6 साल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं से अफगान साम्राज्य की नींव समाप्त हो जाती है। और जौनपुर के बताओ, जौनपुर की स्थापना किसने किया था? जौनपुर की फिरोज शाह तुगलक। शर्की बादशाह कोई था, उसने फिरोज शाह तुगलक ने किया था जौनपुर की स्थापना, कि इसी ने किया था शेरशाह सूरी ने? फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह सही है, सही है, फिरोज शाह ने किया था। अच्छा बताओ, इनका मकबरा कहाँ पे इसका है, शेरशाह का? शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। सासाराम बिहार में शेर खां या शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? निशस्त्र सेनानी, जवाब देख लीजिए इसका, अलग तरह का प्रश्न है ये। चलिए खुलने आए। तो माखनलाल चतुर्वेदी ही हैं इसके, माखनलाल चतुर्वेदी ही हैं निशस्त्र सेनानी कविता के लेखक हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारत की आत्मा कहा जाता है। अगले पे आ जाइए। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम हो? जी मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। सबसे कम कहाँ पे रहेगा बताइए गुरुत्वाकर्षण? ध्रुव। भूमध्य रेखा। कई बार मैंने चर्चा किया। धरती मान लीजिए आपकी ये, पृथ्वी आपकी ये है, थोड़ा सा गोला सही नहीं बना। फिलहाल जानिएगा कि ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव। बताओ सबसे कम कहाँ पे रहेगा? विषुवत रेखा पर कि ध्रुवों पर? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा है। कई बार मैंने चर्चा किया इस पर। धरती के क्रोड में अगर जाएंगे तो सबसे कम तो बिल्कुल धरती क्रोड में रहेगा। मध्यतम बिंदु धरती का जो है, इसे सियाल सीमा और निफे में अगर एंट्री मार गए अगर आप जो है, तो सबसे कम गुरुत्वाकर्षण आपका निफे के मतलब सेंटर में रहेगा। लेकिन अगर धरती के सरफेस की बात करेंगे, मतलब ऊपरी भाग की बात करेंगे, तो आपका विषुवत रेखा या 0 अंश अक्षांश आप इसको कह सकते हैं, यहीं पर जो है आपका सबसे कम आपका गुरुत्वाकर्षण रहता है। इसलिए मैंने पहली बार चर्चा की, भार सबसे कम यहाँ पे होता है व्यक्ति का, भार सबसे अधिक आपका ध्रुवों पर होता है। इसमें जब मैं अब पर चर्चा कर रहा था वायुमंडल को लेकर, तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है कि आपका विषुवत क्या बोलते हैं, जो क्षोभ सीमा सबसे ऊपर क्यों चली जाती है यहाँ पे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यहाँ सबसे कम होता है, तापमान ज्यादा होता है, तो आपका वायुमंडल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। यहाँ पे ध्रुवों पर वही क्षोभ सीमा 7-8 पे होती है। तो वहाँ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे तनाव सरफेस, वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है और ठंडी होती है। तो ये चीजें चर्चा 2 बार किया मैं हूँ, तो आप याद रखिएगा। धरती पर सबसे कम, जवाब देख लीजिए इसका क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए जवाब इसका क्या लिखा है यहाँ पे है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम जो आपका। और पुनः अगर इससे कम की बात करेंगे तो हम आपका धरती का क्रोड जो है, आपका क्रोड, जहाँ पर तापमान 6000 सेल्सियस के अगल बगल रहता है, जो तरल अवस्था में, जो प्लास्टिक द्रव अवस्था में जो है भारत का जो धरती का पोर्शन है, वहाँ पर इसका क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल है ही नहीं वहाँ पे। यहाँ तो भार आपका रहेगा, वहाँ भार बिल्कुल जाके क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाता है। शून्य क्या, वहाँ पर बचेंगे नहीं या बिल्कुल जल जाएंगे आप, 6000 तापमान है। अगला बता दीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद के बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है?
राज्यपाल। मुख्यमंत्री यहाँ पे जवाब दे, जवाब यहाँ पे मुख्यमंत्री लिया हुआ है। अगला प्रश्न पे आ जाइए। शीशा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क द्वारा होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है, बता दीजिए। कोई बताए, कोई जवाब दे दे इसका। शीशा का अयस्क कौन सा है? नहीं पता? इसका अयस्क है गैलेना, और परीक्षा में कई बार आया हुआ है। और जानिएगा कि सबसे अस्थायी तत्व धरती का कोई अगर है तो आपका शीशा ही है। बहुत जल्दी खत्म नहीं होता, कहीं काट दीजिए कहीं फिर भी पड़ा रहता है। और एक चीज और जानिएगा, जो आपका पेट्रोलियम होता है उसमें उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में, कि बहुत लंबा माइलेज दे, ये शीशा उसमें बुक कर डाला जाता है। और शीशा से बताओ रोग कौन सा होता है? धुएं से। अगर लगातार आप इस कंडीशन में खड़े हैं जहाँ पे लगातार आप धुआं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चा धुआं आप ले रहे हैं, तो आपका रोग कौन सा होगा आपको? आप जानते हैं कि शीशा से जो है आपका मस्तिष्क, प्रघात और आपका नसों की डिस्टरबेंस जो होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग वहाँ पे पैदा होते हैं। और नैरो सिस्टम डिस्टर्ब आपका होता है, आपकी श्वसन क्रिया बाधित होती है। अगर आपको अधिक मात्रा में शीशा दे दिया जाए, मतलब धुआं पे खड़ा, आप सांस नहीं ले पाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी आपकी, सांस नहीं ले पाएंगे। तो नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होगा, आपको सर दर्द होगा, मिचली होगी, आप बिल्कुल दिमाग से पागल हो सकते हैं, सारी चीज़ें। और कैंसर जैसी बीमारी भी का कारण भी आपका जो है शीशा है। इसलिए इसमें जो पेट्रोलियम चल रहा है, ग्रीन करके एक आता है, ग्रीन पेट्रोल, उसमें शीशे की मात्रा नियत की गई का एसिडिक शीशा इसमें आप नहीं डाल सकते। चलिए आगे आ जाइए। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति कितने भाग पर है? चलिए, नहीं बताओ, बता दी। सबसे अधिक मैंग्रोव वन भारत में किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर किस राज्य का है? दूसरा नंबर गुजरात का है। दूसरा नंबर आपका गुजरात का है। इन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो बताओ किसका नंबर रहेगा? केंद्र शासित की बात कर लें तो इसका जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर आप भारत की बात करेंगे तो आपका पश्चिम बंगाल है। दूसरे स्थान की बात करेंगे पुणे तो आपका गुजरात है। और पुणे अगर आप जो है बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो वहाँ पे कौन सा प्रदेश आपका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब बताओ मैंग्रोव वन होता क्या, कोई बताए हमको? मैंग्रोव वन क्या चीज है? 0.14% पर जो है मैंग्रोव वन भारत के मिलते हैं। बताओ मैंग्रोव वन क्या है? यह एक कोई बताए प्रकार का मैंग्रोव? वृक्ष है जो कि समुद्री जल में उत्पन्न होता है और वहां से सांस लेता है। उसकी जड़ें ऊपर की तरफ रहती हैं और काफी अंदर तक जाता है। इसको पहली बात तटरक्षक के नाम से प्रसिद्ध है ये मैंग्रोव वन। परीक्षा में प्रश्न आपके कई बार आए हुए हैं, तटरक्षक के रूप में कौन फेमस है या प्रसिद्धि किसको मिली? इसका जवाब है मैंग्रोव वन। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है इसमें बाह्य जड़ें होती हैं, मतलब अपनी जड़ों से श्वसन क्रिया करते हैं। तो इनकी जड़ें पानी के ऊपर रहती हैं, क्योंकि पानी के नीचे नमकीन पानी होता है। नमकीन पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती वहां से, नमकीन पानी के कारण। इसीलिए अपनी श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? ये ऊपर की जड़ों से करते हैं, बाह्य जड़ें होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नमकीन मिट्टी के पौधे हैं ये, या तटीय क्षेत्रों के पौधे हैं ये। तटरक्षक के नाम से जाने जाते, फेमस हैं ये। बहुत घने रूप में होते हैं और बाढ़ से तटों की रक्षा करते हैं। अगला पे आ जाइए। नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत कब स्वीकृत किए गए? मतलब पीसीएस। जवाब देख लीजिए, कठिन थोड़ा सा है। 1853 का डेट, बहुत लंबा डेट है 1853। तो अंग्रेजों के समय में ही इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल को देता होगा, बिल्कुल जवाब सही है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को देता है,
तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को देता होगा। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? धर्म सुधार आंदोलन भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? राजा राम मोहन राय का नाम सबसे पहले आता है। कहाँ के थे वो? कंगार। चलिए देख ही लीजिए जिसका जवाब इसका। चलिए सबसे आगे है ये। आपका प्रोटेस्ट धर्म हुआ था इंग्लैंड में, और अब उसका डेट तो नहीं हमें याद है। इंग्लैंड का धर्म, प्रोटेस्ट का मतलब होता है कैथोलिक धर्म जो आपका है, जो आपका इस्लाम क्या बोलते हैं, जो ईसाई धर्म है, उसी के विरुद्ध में सर्वप्रथम इंग्लैंड में धर्म सुधार क्रांति हुई थी। और इसमें भी ईसाई धर्म की एक शाखा है प्रोटेस्ट, जो कि थोड़ा सा सुधारवादी है, जो कि इस पे इंग्लैंड का राजधर्म पे है। सर्वप्रथम शुरुआत उसकी वास्तव में इंग्लैंड में ही होती है, लेकिन उसका डेट नहीं मुझे पता है कि कब हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। और भारत की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय का 1828 कौन सी क्रांति का, उनके धर्म का नाम बताइए उनके, जो सुधार आंदोलन की हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। क्या किए थे राजा राम मोहन राय? ब्रह्म समाज, 1828। अगला प्रश्न आपका है हुमायूंनामा किसकी रचना है? बाबर। बाबर की सिस्टर ने लिखा इसको है, नाम बताइए। गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ये बहुत बढ़िया। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, और हुमायूं की बहन थी ये। भगुनेश्वरी प्रसाद ने इसके बारे में लिखा है, ये गिरता हुआ पैदा हुआ और गिरते गिरते सीढ़ी से गिरकर ही मरा। किताब पढ़ रहा था, किताब का बहुत शौकीन था। लोग कहते हैं युद्ध में भी किताब लेके जाता था ये, युद्ध क्षेत्र में भी। तो अंत में सीढ़ी के पुस्तकालय के सीढ़ी से गिरकर इसकी क्या होती है, मृत्यु होती। बहुत बड़ा अफीमची लोग कहते हैं, मतलब गांजा क्या बोलते हैं, शराब पीता था बहुत ज्यादा और अफीम खाता था, और इस वजह से इसकी जो है बहुत तो मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। तो गुलबदन बेगम इसकी बहन का नाम था, उसी ने जो है हुमायूंनामा लिखा हुआ है। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अलग तरह का जवाब देख लीजिए इसका, अलग तरह का प्रश्न है एक ठो ये, तो इसका जवाब है एयरी। अगला है, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? तो हमारी मुद्रा जो है कम हो गई है, इसे भारत की मुद्रा, इसमें अंग्रेजी मुद्रा डॉलर जो उसके हिसाब से हमें लग रहा है 100 के अगल बगल है ये। 1 रुपया दीजिए, 1 रुपया इंग्लैंड का आएगा तो भारत के 100 रुपये के बराबर है वो। तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर इवेल्युएशन, अधिमूल्यन कहते हैं इसको है। और मुद्रा स्फूर्ति के नाम से भी शायद इसी को जानते हैं। अब थोड़ा सा शब्दावली अलग तरह की है, अगर सास वाले बता सकते हैं इसको। दूसरी चीज है। ये क्या चीज है बताइए, बताइए इसके बारे में। नहीं जान, लेकिन मुद्रास्फीति जो है ये बाजार से संबंधित है। लगातार 6 महीने तक बाजार में वृद्धि, कीमत में वृद्धि देखी जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मुद्रा स्फूर्ति का मतलब ये होता है कि मुद्रा किसी चीज को इसे दाम एकाएक बढ़ जाए किसी वस्तु का, लगातार अधिक, किसी वस्तु को खरीदने के लिए पहले से अधिक पैसा जब देना पड़ेगा आपको, उसी को मुद्रा स्फूर्ति कहते हैं। जब बाजार में दाम की वृद्धि लगातार 6 महीनों तक बनी रहे तब उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ, मतलब लगातार मंदी में भी वही होता है, 6 महीने तक दिखाता है। लगातार आपका जो है, मतलब किसी वस्तु के दाम जो है, कि किसी वस्तु के खरीदने के लिए आपको अधिक मुद्रा देनी पड़े पहले से, तो उसी को मुद्रा स्फूर्ति बोलते हैं। चलिए
अगला है हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? ये बड़ा फेमस एक्टर है, पात्र है, जो है हैरी पॉटर सीरीज बहुत फेमस हुई थी। तो बताइए भाई, इसकी सीरीज की लेखिका कौन है? जेके रॉलिंग ब्रिटेन की है ये, और इसकी प्रति को लेने के भीड़ लगती थी, आगे लाइन लगानी पड़ती थी लोगों को थी, मतलब लंबी चौड़ी लाइन लगती थी, तब इस जाके बिकती थी पत्रिका है ये हैरी पॉटर सीरीज की। आगे आ जाइए। संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? कोबरा। किंग कोबरा तो इंडिया का है, लेकिन बहुत जहरीला, सबसे जहरीला नहीं है। कोबरा या नाग, इससे भी कई सांप जहरीले हैं। एक है टाइगर सांप, एक है टाइगर स्नेक, इससे खतरनाक है वो, ऑस्ट्रेलिया में शायद मिलता है। लेकिन एक उससे खतरनाक एक जहरीला सांप समुद्र का होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। देखिए उसका क्या नाम लिखा है यहाँ पे, चलिए हाइड्रोफिश लिखा हुआ है। जिसको एक बार काट ले उसको सांस नहीं ले पाता, तुरंत काम उसका हो जाता है। तो संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? हाइड्रोफिश है, जो समुद्र में मिलता है। इसको समुद्री सांप के नाम से जानते हैं। उसे टाइगर स्नेक जो होता है इंग्लैंड में शायद, नहीं नहीं, ब्रिटेन का नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। जो स्थल का है सबसे जहरीला सांप आपका है। और एक पतला सा होता है कोई सांप, उसका भी नाम, वो भी जहरीला कैटेगरी में लगभग आता है। लेकिन फिलहाल हाइड्रोफिश यहाँ दिया हुआ है, जो समुद्री सांप है सबसे जहरीला होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी के मान पर क्या असर पड़ता है? मतलब धरती की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए, घूर्णन गति माने बताओ कौन सी गति होती है? केंद्र पर, केंद्रात वाली गति। इसे मतलब लट्टू माले मान लीजिए, है लट्टू है, कम हो। रुकिए एक अपने मिनट, सीधा नहीं बनता पता नहीं क्यों हमसे। देखिए लट्टू मान लीजिए है, एक गति तो धरती अपने जगह पर यही खड़ा होकर घूमती है, इसको एक कौन सी बताओ गति है लट्टू की जितना घूमती जो है? अच्छी घूर्णन, घूर्णन। घूर्णन अच्छी दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। समस्या तो यही है, इसी में लोग भ्रमित हो जाते हैं। घूर्णन गति, दैनिक गति, या आपकी जो है अच्छी गति, तीनों का हाँ मतलब एक ही है। और परिभ्रमण, परिभ्रमणी गति, तीन चार चीज याद रखिए, परिभ्रमण, घूर्णन और आपकी अच्छी, ये सारी गतियां जो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और एक गति जो होती है, जैसे मान लीजिए सूरज यहाँ पे है, एक गति होती है, धरती जो है इस तरह से चक्कर मारती है सूरज का। एक धरती खड़ा होकर अपनी जगह पर ही घूम लेती है, इसको हम अच्छी गति बोलते हैं। अच्छी अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमती है, इसको अच्छी गति, इसी को घूर्णन गति, इसी को परिभ्रमण गति, इसी को दैनिक गति। चार नाम इसके आप याद रखिए, चारों नाम इसके इसी के हैं, कुछ और नाम नहीं है। और एक गति जो धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर जो लगाती है, ये वाला, इसी को वार्षिक गति परिक्रमा। कहते हैं, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं, इसी को वार्षिक गति कहते हैं। मतलब ये भी इसके इसके ही नाम है। परिभ्रमण और वार्षिक गति अलग नहीं है, बल्कि क्या है, एक ही है। परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण। परिक्रमा करते हैं लोग, अयोध्या जाते हैं ना, 14 कोसी परिक्रमा करते हैं लोग ना, बोलिए भाई। जैसे मान लो सूरज यहाँ पे है, मान लीजिए राम मंदिर की जगह सूरज यहाँ पे है, और इसकी परिक्रमा कौन कर रही है? ये पृथ्वी कर रही है। तो परिक्रमा ही, इसको परिक्रमा से इसको दिमाग में रख लीजिए, मतलब जो सूरज के चारों तरफ घूमे, वो गति कौन सी है? वो गति आपकी परिक्रमा वाली गति है। और वार्षिक गति मतलब एक साल में, एक साल में एक राउंड धरती मारती है इसका, पृथ्वी के सूरज का, तो इसी को वार्षिक गति बोलते हैं। और इसका जो दैनिक गति नाम, इसका जो दैनिक गति नाम पड़ा हुआ है, 24 घंटा में एक चक्कर धरती क्या अपनी जगह क्या करती है, अपनी जगह पर खड़ा खड़ा होकर घूम लेती है। धरती अपनी जगह पर खड़े हो, लट्टू की तरह खड़ा होकर के एक चक्कर मार लेती है। इसी कारण दिन और रात होता है। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछता है कि धरती की किस गति के कारण दिन और रात, बताओ बताओ भाई, दिन रात होने के कारण क्या है, कौन सी गति है? दैनिक गति। दैनिक गति, या आपका परिभ्रमण गति, या आपका अच्छी गति।
अच्छी या घूर्णन गति, ये चारों चीजें आपकी एक ही हैं, इसी कारण आपका दिन और रात होता है। अच्छा बताओ, धरती घूमती तो है, धरती में सूर्योदय हमेशा धरती पर पूरब की तरफ ही क्यों होता है? धरती किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ये परीक्षा में प्रश्न कई बार आया हुआ है, मतलब आपको इसको जरूर समझ लेना है कि धरती का घूर्णन गति या दैनिक गति या आपकी परिभ्रमणी गति किस दिशा से किस दिशा में है। इसका जवाब क्या देंगे आप? पश्चिम से पूरब की तरफ। इसी कारण से सूर्योदय किधर होता है? हमेशा सूर्योदय जो है धरती पर पूरब की तरफ होता है। दो ग्रह ऐसे हैं जहाँ सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, नाम बता दीजिए फटदना। बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बाकी एंटी क्लॉक घूमते हैं सारे ग्रह। दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं वो। एंटी क्लॉक का मतलब क्या है? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब क्या हो गया? देखिए क्लॉक घंटी घड़ी देखिए पहले, यहाँ पे घड़ी आपकी है और घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी जो है इधर से इधर चलती है ना, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और क्लॉकवाइज में दो ग्रह केवल आपके घूमने वाले कौन कौन से हैं? बुध बुध और और शुक्र। बुध और शुक्र है। एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका कौन से? इधर से घूमती है, बाकी लोग इधर से चक्कर मारते हैं। ये हो गया पश्चिम से पूरब की तरफ जाते हैं, इधर से पश्चिम, इधर से इधर जाते हैं। मतलब इसे धरती आपकी ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे धरती घूमती है ना। तो ये कौन सा गति है? ये आपकी जो है एंटी गति, ये क्लॉकवाइज। आपकी है एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया? जो ये ऐसे घूमते, इधर से इधर घूमे, जो इधर से इधर घूमेगे तो सूर्योदय किधर होगा? सूर्योदय आपका इधर होगा ना। पश्चिम और पश्चिम। ऐसे घूमेगी सूर्योदय, सूर्योदय आपका पूरब की तरफ इधर होगा। ये चक्कर है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर है। इसको दक्षिणावर्त और वामावर्त भी बोलते हैं। तो समझना आपको मुख्य रूप से यह है कि पूरब पश्चिम को लेकर के जो प्रश्न पड़ता है यहाँ से, सूर्योदय किधर होता है? नहीं होता धरती पर सूर्योदय पूरब की तरफ ही क्यों होता है? इसका जवाब क्या देंगे आप? क्योंकि धरती जो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। चलिए, तो प्रश्न हमारा था ये धरती के घूर्णन को लेकर के, और जवाब भी मिला नहीं इसका। जवाब तुम्हें एक बार बता दीजिए आप लोग, हम तो इसे दूसरी तरह पहुंच गए, आपको लेके चले गए, लेकिन ये भी सारी चीजें काम की थी आपके। प्रश्न हमारा था यहाँ पे, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या असर पड़ेगा? मतलब गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो आप अगर मान लें घूर्णन गति बढ़ गई तो क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा। बिल्कुल जवाब सही होना चाहिए आपका। इसका गुरुत्वाकर्षण, कोई वस्तु अगर रफ्तार उसकी बढ़ा दी जाए तो उस पर जो है प्रभाव कम हो जाता है। इसे अभी आपको धरती के ऊपर 365 मीटर ऊपर, 365 किलोमीटर ऊपर जा करके जो आपका उपग्रह लगाए जाते हैं, उसको विशेष रफ्तार दी जाती है ताकि उस पर घूम कर धरती के सतह पे ना आ जाए, घूम कर धरती के पास न चला आए, वो धरती खींच न ले उसको। इसीलिए उसको जो है गति प्रदान की जाती है ताकि धरती गुरुत्वाकर्षण प्रभाव उस पर न कम पड़े। तो जवाब देख लीजिए इसका। मान कमेगा कम होगा या कमेगा लिखा यहाँ पे है। जी का मान क्या हो जाएगा? कम होगा था, कमेगा लिखा हुआ है, गलती थोड़ा सा लिखने में हो गई है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण अगर गति कम रहेगी तापमान क्या हो जाएगा इसका? इसका मान भी बढ़ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे आ जाइए। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? ओवेन मेरिडिथ अलग तरह का बिल्कुल नाम इसका है, बता दीजिए भाई। नहीं पता होगा, जवाब देख लीजिए इसका। इसका जवाब है लॉर्ड रिटन। रिटन और रिपन दो नाम आते हैं। एक वर्नाकुलर एक्ट लाया था, एक वर्नाकुलर एक्ट को वापस किया था। अच्छा बताइए, वर्नाकुलर एक्ट का मतलब क्या है? वर्नाकुलर एक्ट क्या चीज है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार प्रश्न आए हुए हैं वर्नाकुलर एक्ट से। बता दीजिए, किसी को पता हो बताए। बाकी लोग एकदम मौन धारण किए। रामतीरथ जी, बाकी लोग एकदम बिल्कुल मौन धारण किए हुए हैं भाई। पायल,
खुशी, आप लोग भी जवाब देते रहिए, कुछ ना कुछ बताते रहिए, किसी एक को बताना जरूरी नहीं, सभी लोगों को उत्तर आना चाहिए। वर्नाकुलर एक्ट क्या है? नहीं पता। वर्नाकुलर एक्ट आपका जो है एक तरह से प्रेस पर लगाया गया प्रतिबंध था, जो प्रेस पर लगाया गया था। कहाँ गया भाई? अच्छा, मैंने इसको खोल दिया। वर्नाकुलर एक्ट जो बता रहा हूं मैं, एक कहा तो एक तरह प्रेस पर लगाया गया एक प्रतिबंध था, और इसको लाने वाला कौन था? लिटन था। और पुनः बड़ा विरोध इसका होता है, और पुनः इसको वापस करने वाला कौन था? रिपन था। रिपन ने इसको रिटर्न किया था, लिटन इसको लाया था। परीक्षा में प्रश्न, मुझे डेट तो नहीं इसका याद है कब कब हुआ था ये, लेकिन परीक्षा में प्रश्न आया हुआ कई बार है। लॉर्ड लिटन से प्रश्न अगर आएगा तो वर्नाकुलर एक्ट को लाने वाला कौन था? कौन था ये? लॉर्ड लिटन। ओवेन मेरिडेट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। गीतांजलि की रचना किसने की? परीक्षा में कई बार प्रश्न आपके आ चुके हैं, बता दीजिए फटना। रविन्द्रनाथ टैगोर। बरमूडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आया हुआ प्रश्न है ये, विश्व भूगोल से लेकर के। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बता दीजिए, कोई बताए हमको। लोग कहते हैं कोई जहाज इसको पार नहीं कर पाते, जो जाती है उसमें डूब जाती है त्रिकोण पे, मतलब प्रशांत कोई में। जहाज ऊपर से। हैं? प्रशांत कहाँ में। पर है? और कोई बताए? प्रश- और कोई? आपके अटलांटिक महासागर में है ये, अटलांटिक महासागर में है बरमूडा त्रिकोण। और कोई जहाज इसको ऊपर से और नीचे से पार नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जाने से एक विशेष प्रकार की हवा चलती है, और उसी में घबरा करके जहाज उसी में घुस जाती है। और कई जहाज यहाँ पे लापता है, जो भी गया लौट करके, कभी लोग मतलब लौट कोई आया नहीं। अटलांटिक महासागर में है बरमूडा त्रिकोण। एक चीज और प्रश्न यार बरमूडा अटलांटिक महासागर से पूछता है, एक विशेष वनस्पति वहाँ मिलती है, ब्राजील के अगल बगल है ये, मैं बता रहा हूँ आपको। सारगैसम करके है, सारगैसम सागर ही बोलते हैं उसको है। और गैसम परीक्षा सागर। में प्रश्न ये हाँ, आता है कि कौन सा सागर एक सागर के अंदर है, या बिना किसी तट का सागर कौन सा सागर है? इसका जवाब आपका है सारगैसम। सारगैसम में एक विशेष प्रकार की वनस्पति वहां उगती है, और सर गए। विशेष विशेष प्रकार का कलर मिलता है उसे, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? उसका नाम सारगैसम सागर रख दिया गया। अटलांटिक महासागर के बीच में ही स्थित है वो, आपके ब्राजील के अगल बगल है ये, तो उसको सारगैसम कहा जाता है। अच्छा बताओ, अभी ब्राजील का नाम आ गया, तो वहाँ पे एक मंडी है, कॉफी की मंडी, बहुत फेमस है, नाम बता दीजिए उसका। विश्व की कॉफी की मंडी किसे कहते हैं? ब्राजील को कहते हैं, सबसे बड़ी है। नाम नाम तो बताइए। उसका नहीं याद है, लेकिन सबसे सबसे बड़ी है वो। उसका नाम है साओ पाओ, नाम उसका है साउथ। साओ पाओ। ब्राजील की कॉफी मंडी विश्व की कॉफी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है। बताओ भारत में कौन सा राज्य है कॉफी को लेकर के? भारत में कर्नाटक। भारत में कई बार बताया मैं, कर्नाटक है। रेशम, चंदन और कॉफी, तीन चीजों में आपका जो है कर्नाटक नंबर 1 है। यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? बताइए भाई, कि आपके इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, इसका जवाब दे लीजिए। क्या दिक्कत खड़ी होगी बाजार में? मुद्रा स्फूर्ति होगी? जवाब क्या इसका है? इसका जवाब है मुद्रा स्फूर्ति। प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए था, इसका उत्तर सभी को आना चाहिए। नहीं आ रहा तो मतलब पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग हैं। अगला प्रश्न है, किस वायसराय सिविल सेवा की परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? किस वायसराय ने काम किया था?
19 वर्ष कर दिया था, 19 वर्ष है। तो वायसराय कौन था बताइए वो? तो इसका जवाब आपका है, देख लीजिए जवाब इसका, लॉर्ड रिपन। और ये 21 वर्ष का 19 वर्ष करने का उद्देश्य क्या था इन लोगों का? ताकि भारतीय लोग इस परीक्षा में न एंट्री मार पाए। इसका बड़ा विरोध होता है बाद में, और इसको भी शायद वापस करना पड़ता है इनको, है। चलिए, बड़ी फेमस रचना आगे है, कामायनी। किसकी रचना है बता दीजिए भाई। जयशंकर और क्या क्या लिखा जयशंकर प्रसाद ने, और क्या क्या लिखे हैं? कामायनी, आंसू, झरना, लहर। आंसू, झरना। उपन्यास बताइए कोई। लहर। उपन्यास बताइए, उपन्यास में कुछ लिखे हैं? कंकाल है इनकी, तितली है, चंद्रगुप्त मौर्य है। नाटक बताइए कोई इनका। ध्रुव स्वामिनी। बहुत परीक्षा में ध्रुव पूछता है स्वामी। ध्रुव स्वामिनी, परीक्षा में बहुत जो आता है आपके, ध्रुव स्वामिनी आता है यहाँ से। इंटर में आपकी रचना इनकी है, इंटर में एक इनकी कहानी है, क्या नाम, इंद्रजाल। इंटर में इनकी एक कहानी है इंद्रजाल, जयशंकर प्रसाद की ही कहानी एक ठो है, इंद्रजाल है वहाँ पे। मधुलिका पात्र उसकी है, मधुलिका, और दो लोग पात्रों का नाम और नहीं मुझे याद आ रहा है, एक मधुलिका, एक कोई और है इंटर में। अब इसमें है कि नहीं, पहले थी ये। चलिए, पृथ्वी के किस भाग पर, चलिए पुनः प्रश्न आ गया है लौट करके। चलिए, अधिकतम, ये उल्टा प्रश्न है, बता दीजिए भाई, अधिकतम मान कहाँ पे होता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक कहाँ पे होता है? अभी चर्चा हुई इस पर है। आप लोग भाई, ये बाकी लोग कहानी बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? भूमध्य। चलिए, राम तीरथ जी, हाँ सर। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? जवाब देते रहिए भाई कुछ, सभी लोग, ताकि बना रहे, लगे कि हम जुड़े हुए हैं। अभी चर्चा इस पर किया था मैंने कि धरती के किस भाग पर अधिकतम न्यूनतम होता है, तो अपने बीच में उत्तर दिया था भूमध्य रेखा। अधिकतम वाली बात यहाँ पे है, तो बता भूमध्य दीजिए। रेखा पर अधिकतम भूमध्य उस पर ध्रुवों पर होगा। हाँ, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम है, और तो अधिकतम कहाँ पे होगा ये? हाँ तो अधिकतम, अधिकतम इसका जो है ध्रुवों पर ध्रुवों है। पर। अभी ध्रुवों पर होगा। अभी देखिए, मैंने एक चर्चा इसके पहले किया था, पुनः एक बार बताता हूँ आप लोगों को। जिस चुंबक जैसे नहीं होता चुंबक, धरती भी एक चुंबक की तरह ही काम करती है। सर नेटवर्क अर्थ, हाँ सही। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज तो सही आ रही है। ये धरती भी, सुनिए ध्यान से, मेरी बात सुनिए, तो धरती भी एक चुंबक है, और चुंबक के दो ध्रुव जैसे आपके होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं, वैसे ही धरती के भी दो दो ध्रुव हैं। कौन कौन से ध्रुव हैं? नॉर्थ और साउथ, और बीच वाला पोर्शन एक ठो है, इसको भूमध्य रेखा के रूप में आप जानते हैं। अगर धरती चुंबक है, इसके हाँ ऊपर अगर हम, अगर इसके ऊपर अगर हम जो है कि लोहे की छड़, लोहे की जो है बुरादे फेंकेंगे, सबसे कहाँ बुरादे कहाँ पे चपकेंगे? लोहे के। तो सबसे अधिक कहाँ चपकेंगे? हमारे यहाँ आपकी आवाज कट रही है सर, सुन नहीं पा रहे हैं सही। सबके हमारी होता है, हमारी आवाज आ रही कि नहीं? नहीं आ रही थी, अब आई सही से, अब तक नहीं आ रही। पुनः बात बताइए। धरती एक चुंबक है, तो चुंबक की छड़ को हम जो है कि लोहे के बुरादे उठाकर फेंकते हैं, नहीं आ रही है। बुरादे उसके,
आवाज आवाज नहीं कट रही है सर, कट आ रही है आवाज हमारी। तो बंद करने का क्लास को मेरी आवाज बता दीजिए, आवाज आ रही कि नहीं? आवाज कट रही है, हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, हमारे यहाँ कट रही है। हमारे यहाँ भी कट रही है सर। नेटवर्क की बात करूंगा कौन है? सबके यहाँ कट रही है, हमारे यहाँ भी कट कल से बुरादे कहाँ पे पकड़ेंगे? पकड़ेंगे बीच में पकड़ेंगे सर, केंद्र में, बीच में। और कोई जवाब दे दे। ध्रुव किनारे पकड़े। तो के लोग करें किनारे पे, करें के बीच में है। का जवाब किनारे पर ही सही है। एक चुम्मा लेकर कभी ट्राई करिए आप, बिल्कुल करिए आप दिखाई पड़ेगा कि जो है आकर्षण की क्षमता या चुंबकत्व की क्षमता चुंबक में सबसे अधिक ध्रुव होती है। बीच वाले पोर्शन पर सबसे कम चुंबक मिलेंगे आपको, तो लोहे सबसे कम मिलेंगे यहाँ पे। तो धरती भी का भी जो है वही बिल्कुल कंडीशन है, चुंबक की तरह कार्य करती है। इसके दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है, इसलिए सबसे अधिक दोनों ध्रुवों पर जो है एक चीज और ऐसे याद रखिए, दिमाग में याद रखिए, दिमाग में एक पाइप लीजिए आप, खाली पाइप, उसके बाद जो पाइप लीजिए आप और इसके ऊपर लगा के सप्लाई दे दीजिए लाइट वाली, छुपा दीजिए यहाँ पे, तो मिल जाएगा दिन तक। सर आपकी आवाज़ कट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए क्लास को बंद कर देते हैं, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। नहीं मिल रही है, कोई और बोल रहे मैं बंद करूँ यहाँ से? कट क्या रही सभी है। लोग मेरी आवाज नहीं मिल रही है? हेलो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ हेलो, हाँ थोड़ा सा हाँ वो बोलिए। सुबह में जब सभी लोग कोई एक समय बता दें, उस पर क्लास स्टार्ट करें, सुबह में या दिन में किसी भी टाइम। सुबह में नहीं जुड़ के क्या करना है? सुबह में कई बजे लोग जुड़ेंगे? कई बजे जुड़ते हैं सुबह में? अब सुबह में जब लोगों के लिए अच्छा हो उसी समय जुड़े, 6 बजे के बाद ठीक पड़ेगा। अपने हिसाब से जुड़िए, लोग जुड़े हम ताकि जितने लोग जुड़ना है जो विद्यालय जाने वाले हैं। क्या चीज? प्लीज संजय जी। आवाज क्लियर नहीं आ रही, दब दब कर रहा है। जैसा क्लास चलने वाली प्रक्रिया, तो करीब सुबह में कब जुड़ना चाहेंगे आप लोग? चलिए ठीक है, मेरी आवाज मिल नहीं रही आप लोगों को, मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे। सुबह में जुड़िए आप, लगभग 7 के पहले जुड़िए, 6 के बाद जुड़िए, 6 बजे से पढ़ाइए, 6 7 बजे के बीच में, 6 से 7 पढ़ाइए। मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ, रुकिए 1 मिनट, अभी स्क्रीन बंद करेंगे तो आवाज आ जाएगी। 6 से 7। 6 से 7 कर लीजिए सुबह में। चलिए तो 6 से 7 का समय। हम्म, ठीक। चलिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।